हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। इलेक्ट्रिक मोटर, उसका प्रिंसिपल और उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो जब भी इलेक्ट्रिक मोटर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, आपको इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है एक दो सेंटेंस में लिखना होगा। उसके प्रिंसिपल के बारे में लिखना होगा कि उसका फंक्शनिंग जो है, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, किस साइंटिफिक फिनोमेना के बेसिस पे वो काम करता है, वो लिखना है प्रिंसिपल में। देन उसका कंस्ट्रक्शन में आपको पार्ट्स के नेम लिखने हैं, किस अल्फ़ाबेट से उसको डिनोट किए हैं डायग्राम में, वो लिखना पड़ेगा। क्या काम कौन सा करता है वो भी थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, एक एक सेंटेंस आधे सेंटेंस में सभी पार्ट्स के, जो भी 5 6 या 7 पार्ट हैं। देन वर्किंग में ओवरऑल किस तरह से वर्क करता है ये हमारा मोटर का इंटरनल पार्ट्स, और उसकी वजह से जो पंखा फैन या जो भी चीज़ें घूमती हैं वो कैसे घूमती होंगी, उसमें उसको समझना है वर्किंग में, है ना। तो वर्किंग ऑफ मोटर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उसके लिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं पूरा स्ट्रक्चर। ये हमारा सर्किट है, सर्किट यहाँ पूरा तक है, बट ये हमारा आर्मेचर है, रेक्टेंगुलर शेप का वायर जो यहाँ तक कनेक्टेड है, किससे, स्प्लिट से, स्प्लिट वन स्प्लिट टू। इस तरफ का जो हिस्सा है उसको स्प्लिट वन बोलते हैं, इसको स्प्लिट टू। लेकिन हमेशा S1 यही रहेगा, S1 S2 यही रहेगा, ऐसा फिक्स नहीं है। जब रोटेट करेगा तो S2 इधर आ जाएगा, S1 इधर आ जाएगा, और जब ये रोटेट करेगा तो ये पूरा हिस्सा भी घूम जाएगा ना, तो AB वाला हिस्सा उधर चला जाएगा और CD वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, तो ये भी होता रहेगा फिनोमेना। ये नहीं कि फिक्स है, लेकिन हम लोग 2D में तो रोटेशन को समझा नहीं सकते हैं, मतलब रोटेशन को हमको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। 2D में तो हमको फिक्स पोजीशन भी दिखाना पड़ेगा, बट वाइल रोटेटिंग जब ये रोटेट करेगा तब कैसे होगा उसको आपको थोड़ा इमेजिन करके समझना पड़ेगा, है ना। तो हाँ, तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फंक्शनिंग का। एज वी स्विच ऑन देन देयर विल बी, मतलब स्विच ऑन करेंगे सर्किट का तो करंट फ्लो होगा। देखिए करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। ये हमारा डीसी मोटर है, डायरेक्ट करंट पे बेस्ड है। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन फिक्स रहेगा, कहाँ से कहाँ फ्लो करना है। तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट यहाँ से फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से आएगा B1 के पास, B1 यानी ब्रश 1, ठीक है। एज वी स्विच ऑन द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू ब्रश 1 B1 एंड S1 स्प्लिट 1। B1 से जाएगा, ट्रांसफर होगा, B1 एकदम टच रहता है ना। ये हमारा मान लीजिए वायर है, ये हमारा स्प्लिट है, और ये हमारा क्या है, ब्रश है। तो ये वायर ऐसे घूमता रहेगा और हमारे ब्रश के कांटेक्ट में रहेगा, तो ब्रश से करंट ट्रांसफर होगा स्प्लिट 1 में, और स्प्लिट 1 से करंट जाएगा सीधे इस वाले एंड में, इस रेक्टेंगुलर कॉइल के लेफ्ट साइड वाले में, इधर से होते हुए जाएगा AB साइड में, ठीक है। AB साइड तक पहुंचा। AB साइड में हमको करंट का डायरेक्शन पता है। अब करंट के डायरेक्शन पता है तो बाकी दो फैक्टर हम लोग पता कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स यानी जिधर वो पार्ट मूव करेगा, वो कैसे पता करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसको हम लोग शॉर्ट में अभी यहाँ ये लिख दे रहे हैं, कम स्पेस है तो FLHR मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप जब लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो ऊपर की तरफ इस साइड में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैंने ये बीच वाली उंगली ऊपर की तरफ कर दी, क्योंकि बीच वाली उंगली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड के रूल के हिसाब से करंट का डायरेक्शन शो करती है। बाकी सभी एंगल को मैंने राइट एंगल में रख दिया, मतलब 90 डिग्री एक दूसरे के हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ सही है, और मेरा जो अंगूठा है वो टुवर्ड्स द बोर्ड जा रहा है, वाइट बोर्ड की तरफ अंदर जा रहा है, यानी ये पार्ट नीचे घुसेगा, धस मतलब नीचे की तरफ जाएगा। ऐसे अगर ये है ना, ऐसे है तो इधर जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ, तो AB वाला हिस्सा नीचे की तरफ जाएगा, तो मैंने एरो नीचे का बना दिया, ठीक। फिर करंट B से C की तरफ जाएगा, है ना, ऐसे फ्लो करते हुए आगे जाएगा। अब BC का डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है। जब भी करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अगर पैरेलल रहेगा तो उस केस में कोई भी फोर्स जनरेट नहीं होगा। फोर्स तभी जनरेट होगा जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करंट और फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री पे हो, तभी फोर्स क्रिएट होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट पैरेलल है तब फोर्स क्रिएट नहीं होगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट कोई नहीं होगा इस पार्ट में, तो इसलिए जनरली हम लोग लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट को देखते हैं, वहाँ पे करंट का क्या मूवमेंट है, क्योंकि वो अगेंस्ट द परपेंडिकुलरली जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है नॉर्थ टू साउथ, और यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है, ये भी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ऐसे
और यहाँ पे करंट नीचे आ रहा है और मेरा मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो जहाँ पे परपेंडिकुलर रहेगा करंट मैग्नेटिक फील्ड के, वहीं पे फोर्स क्रिएट होगा और मूवमेंट होगा। यहाँ पे ये पैरेलल है BC साइड, तो यहाँ पे कोई भी फोर्स जनरेट नहीं होगा या मूवमेंट नहीं होगा। ओके, अब आते हैं करंट जो है मूव्स फ्रॉम B टू C। देखिए यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हूँ मैंने कि अकॉर्डिंग टू FLHR यानी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, पूरा लिखेंगे आप, AB पार्ट ऑफ आर्मेचर मूव्स डाउन। इसको थोड़ा सा आप समझा भी सकते हैं, अगर आपके पास समय है एग्जाम में तो आप लिख भी सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, करंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो द फोर्स विल बी डाउनवर्ड, हैंस द आर्मेचर मूव डाउनवर्ड। तो इसलिए आर्मेचर या ये वायर का AB साइड नीचे की तरफ घूमेगा, नीचे आएगा। अब ये नीचे आएगा, अब यहाँ पे भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे जब करंट CD में जा रहा है, C से D में आ रहा है, ठीक है। करंट मूव फ्रॉम BC, जैसे देखिए BC से जा रहा है, देयर इज नो मोशन, कोई मोशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि BC में जो करंट है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और मैग्नेटिक फील्ड और अगर करंट पैरेलल होते हैं तो वहाँ पे फोर्स क्रिएट नहीं होता है, कोई मोशन नहीं होगा, ठीक। फोर्स क्रिएट होने के लिए या मोशन होने के लिए करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में परपेंडिकुलर रिलेशन होना चाहिए, एक दूसरे के वो परपेंडिकुलर होने चाहिए, जैसे कि इधर और इधर परपेंडिकुलर हैं, ठीक। अब CD में आएंगे, करंट हमारा नीचे की तरफ है, लेफ्ट हैंड लेंगे, करंट नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, थंब हमारा बाहर की तरफ, थंब जो इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो फोर्स होगा या मोशन होगा ऊपर की तरफ होगा, तो यहाँ मैंने ऊपर का डायरेक्शन बना दिया। यानी ये मेरा आर्मेचर मान लीजिए है हाथ, तो ये AB साइड है और ये CD साइड है, तो AB साइड नीचे गया और CD साइड ऊपर, है ना, ये हुआ। अब ये सारा साइड जब घूमेगा अकॉर्डिंग टू FLHR CD, द आर्मेचर मूव्स अप, CD पार्ट में आर्मेचर ऊपर जाएगा, AB पार्ट में आर्मेचर नीचे जाएगा, अकॉर्डिंग टू ये। अगर हम लोगों ने बैटरी का डायरेक्शन ये बनाया है तब, अगर इधर प्लस बनाएंगे इधर माइनस तो सब उल्टा भी होगा, ठीक है। तो वो आपको समझना पड़ेगा क्योंकि करंट का डायरेक्शन उल्टा चलेगा, फिर अभी तो इधर चल रहा है, तो आपको ये ध्यान से बनाकर ही लिखना है, नहीं कि इधर कुछ और बना दिए इधर आप ये रट के गए हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा। जिधर भी बैटरी का डायरेक्शन बनाइए बस उधर से करंट का डायरेक्शन फ्लो शो कराइए, अदरवाइज सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। हाँ, तो अब ये जो पूरा आर्मेचर घूम रहा है, ये वाला AB वाला जो हिस्सा है वो नीचे गया, है ना, AB वाला नीचे गया और CD वाला ऊपर आ गया, क्लियर। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि CD आ गया इधर, अब जब ये घूमेगा तो स्प्लिट, ये जो S1 S2 ये भी घूमेगा, S1 उधर चला जाएगा और S2 इधर आ जाएगा घूमते हुए, ठीक है। सर्कुलर है और इसी पे दो वायर, ये आधे दो रिंग है, इसी से दो वायर कनेक्टेड है, पूरा का पूरा ये घूम जाएगा रिंग, तो S1 इधर आ जाएगा, S2 रिंग इधर आ जाएगा, और ये CD वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, AB वाला उधर चला जाएगा, ठीक। अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अगर ये स्प्लिट रिंग क्या करता है, कम्यूटेटर का काम करता है। कम्यूटेटर मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज करता है। चेंज करने का मतलब जैसे देखिए CD में यहाँ पे करंट डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, इसलिए वो ऊपर उठता है अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक। अब जैसे ये घूमेगा पूरा स्प्लिट रिंग ले करके, तो क्या होगा, ये CD इधर आ जाएगा। अब CD में अगर सेम वही करंट का डायरेक्शन ऐसे रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, मतलब करंट का डायरेक्शन अगर ऐसे है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसे ही ये स्प्लिट रिंग के साथ घूमकर CD साइड इधर आ जाएगा, इधर S2 आ जाएगा, तो फिर से वही कंटिन्यूटी हो जाएगा, वही प्लस वाले एंड से जुड़ जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन वापस कैसे हो जाएगा, ऊपर की तरफ CD में, जबकि इधर CD में क्या है, नीचे की तरफ करंट का डायरेक्शन है ना। ये जो डायरेक्शन मैंने बनाया ये तो फोर्स का बनाया है, इसको मैं मिटा देता हूँ, अब समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो जैसे जैसे रोटेशन होता है आर्मेचर का, वैसे वैसे हर पार्ट जो है दूसरे साइड में आता रहता है, लेकिन करंट जो है इधर आते ही, मतलब जैसे ही साइड चेंज होता है करंट का डायरेक्शन वापस वैसे ही हो जाता है, और एक फिक्स पाथ में एंटी क्लॉकवाइज हमारा पार्ट्स घूमता रहता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, AB नीचे जा रहा है, CD ऊपर आ रहा है, तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। AB नीचे CD ऊपर, फिर CD नीचे AB ऊपर, इस तरह से रोटेशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेशन हो रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, समझ में आ गया। तो ये हमारे स्प्लिट रिंग जो है वो क्या करते हैं, करंट के डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं, जैसे ये पूरा आर्मेचर चेंज होता है।
अगर वो करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि उल्टा हमको दिखने, सारा प्रोसेस उल्टा लगेगा और तब वो केस वैलिड नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए स्प्लिट रिंग का काम होता है कम्यूटेटर का करंट का डायरेक्शन को चेंज करने का, जैसे ही पूरा आर्मेचर अपना पोजीशन चेंज करता है स्प्लिट रिंग के साथ, ठीक है। क्योंकि स्प्लिट रिंग जैसे ही घूमेगा पूरे आर्मेचर को लेकर वो अटैच हो जाएगा फिर से ब्रश वन से। ये ब्रश वन और ब्रश टू अपने फिक्स पोजीशन पर रहेंगे, है ना, ये वायर से कनेक्टेड है, इस पे केवल वो टच हो रहे हैं स्प्लिट रिंग पे। तो जैसे ही सारा स्ट्रक्चर ये घूम के इधर आएगा, S2 इधर आ जाएगा, S1 उधर चला जाएगा और CD इधर आ जाएगा, AB उधर चला जाएगा। और जैसे AB में ऊपर की तरफ करंट जा रहा है वैसे CD जब इधर आएगा तो CD में भी ऊपर की तरफ करंट जाएगा, क्योंकि प्लस एंड हमारा यही है। भले स्प्लिट इधर आ जाए, S2 आ जाए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि स्प्लिट रिंग जो है S1 S2 वो जैसे जैसे रोटेट करते हैं पूरे आर्मेचर के साथ वैसे वैसे करंट के डायरेक्शन को भी चेंज करते हैं। अगर वो करंट का डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे तो सारा फिनोमेना गड़बड़ हो जाएगा और सही से फंक्शन ये मोटर नहीं करेगा, है ना। तब ये पूरा ये सही से घूमेगा नहीं, ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे पूरा एक मतलब कंप्लीट साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा। अगर ये स्प्लिट नहीं होता, अगर एक ही स्प्लिट पूरा रहता, मान लीजिए S1 पूरा जुड़ा रहता सर्कल, तब क्या होता कि तब वो गड़बड़ हो जाता है ना। तो इसलिए S1 S2 करने से करंट का डायरेक्शन मेंटेन रह रहा है, तो इस तरह से वो चेंज हो रहा है। ओके, क्लियर है। हाँ, उसके बाद क्या है, S1 S2 मूव्स विद द आर्मेचर एंड चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर ईच रोटेशन। हर एक रोटेशन के बाद S1 S2 जो है पूरे आर्मेचर के साथ घूमता है और करंट का डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। इसको मैं बना के भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे करंट गया AB में ऊपर की तरफ, CD में गया नीचे की तरफ, क्लियर। S1 हमारा यहाँ, S2 यहाँ है। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये बैटरी वही रहेगा, B1 B2 अपने पोजीशन में रहेगा, स्विच ऑन सब सही है। अब मैं नेम चेंज कर रहा हूँ। मान लीजिए एक रोटेशन हो गया, है ना, मान लीजिए एक रोटेशन हो गया तो CD वाला पार्ट इधर आ गया घूम के जब ये आर्मेचर घूमा, और AB वाला पार्ट इधर आ गया। ये S2 इधर आ गया, स्प्लिट रिंग 2 और स्प्लिट रिंग 1 इधर चला गया घूम के, ठीक है। एक रोटेशन हुआ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज भी घूम सकता है वो, है ना, अगर आप इस सेल का डायरेक्शन चेंज करेंगे, प्लस एंड इधर माइनस एंड इधर, ठीक। तो ये इधर घूम के आ गया। अच्छा, अब इधर घूम के आया तो देखेंगे यहाँ से करंट जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो इधर सीधे जाना चाहिए करंट, तो सीधे कैसे जा रहा है, ये स्प्लिट रिंग 2 की वजह से। अगर स्प्लिट रिंग 1 ही यही रहता, स्प्लिट रिंग यानी घूमता ही नहीं, तो ये करंट का डायरेक्शन चेंज ही नहीं होता, तो करंट इसमें क्या आता, उल्टा आता। कैसा आता, जैसा उधर था पहले केस में नीचे की तरफ, है ना, तो वो गलत आता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्प्लिट रिंग के घूमने से क्या हो रहा है, करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है आर्मेचर में, और उस वजह से पूरा हमारा आर्मेचर लगातार घूमे जा रहा है कंटिन्यूअसली, बहुत तेज़ी से। ये तो हम लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि ऐसे ऐसे फिनोमेना हो रहा है, बट ये बहुत तेज़ी से होता है। तो उसके पीछे का जो साइंस है वो ऐसे ही है, समझ में आ रहा है, क्लियर। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ क्योंकि थोड़ा ये कंफ्यूजिंग पार्ट होता है। यही सारी चीज़ें आपको लिखनी है पॉइंट वाइज, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, 5-6 पॉइंट ऐसे जैसे मैंने लिखा है उस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ये नहीं पूरा उसका कहानी लिखने लगेंगे कैसे कैसे फंक्शन वो करता है, हमको पता है, लेकिन उसको शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब करना, बहुत ही कम शब्दों में। डायग्राम भी बनाना रहेगा, वर्किंग भी लिखना है, प्रिंसिपल भी लिखना है, कंस्ट्रक्शन भी लिखना है, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, देन डायग्राम, और डायग्राम को देख कर ही वर्किंग आप बताएंगे या कंस्ट्रक्शन बताएंगे। तो इन सब सारी चीज़ों को कंसाइज में शॉर्ट में लिखेंगे, सारी चीज़ों को इंक्लूड करना है लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, ठीक। तो ये हो गया B1 B2 आर ऑलवेज इन टच विद स्प्लिट रिंग। देखिए B1 B2 ब्रश 1 कार्बन ब्रश जो है, जो ग्रेफाइट का बना हुआ है, वो हमेशा स्प्लिट रिंग के कांटेक्ट में रहता है। कौन सा स्प्लिट रिंग के ये नहीं बता रहा है, क्योंकि स्प्लिट रिंग तो चेंज होता रहेगा जैसे जैसे पूरा ये चेंज होगा, है ना। तो हमेशा कांटेक्ट में रहता है और क्या करता है, हैंस अलाउ अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ करंट, ताकि करंट का सप्लाई अनइंटरप्टेड रहे, यानी करंट बिना रुके मूव करता रहे, है ना। अगर ब्रश कहीं से रुक गया या हट गया तो करंट का सप्लाई ब्लॉक हो जाएगा। तो करंट की सप्लाई लगातार चलती रहे उसके लिए ये ब्रश वन मतलब B1 B2 दोनों लगातार टच में रहते हैं स्प्लिट रिंग के, चाहे वो स्प्लिट रिंग रोटेट होकर कोई भी हो, S1 हो या S2 हो,
और एंड अवॉइड टेंगलिंग ऑफ वायर, और साथ ही साथ ये ब्रश टू क्या करते हैं, वायर को उलझने से भी रोकते हैं। टेंगलिंग क्या लिखा है, टेंगलिंग, TANGLING, टेंगलिंग मतलब वायर का आपस में उलझ जाना, वायर हेयर का टेंगलिंग होता है, बाल का उलझ जाना, तो टेंगलिंग होने से रोकता है ना। अगर ये ब्रश जो है स्प्लिट रिंग से जुड़ा रहता, तो जैसे ये पूरा आर्मेचर घूमता है स्प्लिट रिंग को लेकर, तो ये पूरा वायर भी ऐसे सिकुड़ जाता है, तो वायर कुछ इस तरह का हो जाता है जुड़ के, ऐसे उसी में मिक्स हो जाता है, जुड़ जाता, टेंगल हो जाता, तो वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ केस हो जाता। इसलिए टेंगलिंग ना हो, टेंगलिंग का प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए ब्रश का काम बहुत ज़रूरी है। एक तो ये करंट के फ्लो के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट में रह रहा है स्प्लिट रिंग के, साथ ही साथ ये वायर को उलझने से भी रोक रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली मतलब जुड़ा नहीं है, फिक्स नहीं है, बस टच में है स्प्लिट रिंग के, स्प्लिट रिंग घूम रहा है, उसके टच में लगातार वो है। ये मान लीजिए मेरा हाथ स्प्लिट रिंग है, ये घूम रहा है, और ये जो है ये हमारा क्या है, कार्बन ब्रश है। कार्बन ब्रश अपने फिक्स पोजीशन पे है बस, और ये मेरा स्प्लिट रिंग घूम रहा है, और ये हमेशा टच कर रहा है, हमेशा टच कर रहा है, तो करंट का फ्लो लगातार हो रहा है ना। तो यही फिनोमेना समझना है। ओके, तो दिस इज द ओवरऑल वर्किंग ऑफ द मोटर। मोटर कैसे वर्क करता है, यही इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। ठीक, अब इसके आगे कुछ भी, ये जो एक्सल से लगा हुआ पंखा रहे या कुछ भी रहे, वो घूमता रहेगा जैसे जैसे ये आर्मेचर घूमता रहेगा। क्लियर, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का पोर्शन कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ 2 मिनट में फटाक से। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा मशीन का पार्ट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी यानी उस मशीन या के पार्ट्स को मूव कराने में हेल्प करता है। बहुत सारी मशीनें जो चलती हैं घूमती रहती हैं, तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होता है, कहाँ से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो वो ये जो कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में, अचानक बिजली दे रहे हैं और पंखा घूम रहा है, तो घूमने के पीछे क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर है। ठीक, तो ये समझ में आ गया व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर। फिर इसका प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक मोटर किस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट पर और मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स क्रिएट होता है और उस फोर्स से जो मोशन होता है उस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो जब कोई भी रेक्टेंगुलर कॉयल लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में उसको रख देंगे जैसे यहाँ रखा है, और उसमें करंट पास करेंगे उस रेक्टेंगुलर वायर में। अभी तक वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कॉपर है, कॉपर अट्रैक्ट नहीं होता है मैग्नेटिक फील्ड से। लेकिन जैसे इसमें करंट पास होगा, इसको करंट इसमें पास कराएंगे, वैसे ही ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और फिर बाहर के परमानेंट मैग्नेट से ये अट्रैक्ट करेगा, और उस अट्रैक्शन की वजह से फोर्स जो जनरेट होगा उसकी वजह से मूव करेगा लगातार, और उसी मूवमेंट से हमारे मशीन चलते हैं, जैसे पंखा, कूलर इत्यादि ये सब चलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद हो गया इसका कंस्ट्रक्शन में क्या है, वी नीड परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट चाहिए हम लोगों को, चाहिए रेक्टेंगुलर कॉयल, किसका बना हुआ, सॉफ्ट आयरन का, जिसपे कॉपर वायर कॉइल्ड किया रहे, लपेटा गया रहे, जैसे सोलेनाइड। ठीक है, तो ये हमारा आर्मेचर हो गया, इसको आर्मेचर भी बोलते हैं या रेक्टेंगुलर कॉयल भी। ठीक, अभी आर्मेचर जो है डायरेक्टली अटैच्ड है दो हाफ रिंग से, दो हाफ रिंग है, एक का नाम है S1, एक का नाम S2 है। ठीक है, इनको स्प्लिट रिंग बोलते हैं, ये स्प्लिट होते हैं, कटे हुए होते हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बीच में गैप रहता है, पूरी तरह से कंप्लीट रिंग नहीं है, स्प्लिट रिंग है। ठीक है, अब ये स्प्लिट रिंग लगाने का कारण क्या है, स्प्लिट रिंग लगाने इसलिए यूज किया जाता है ताकि करंट का डायरेक्शन हर रोटेशन के बाद चेंज हो, और हमारा जो आर्मेचर है वो घूमता जाए, ये नहीं कि ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करेगा तो काम नहीं करेगा हमारा मशीन, है ना। तो मशीन को सही से काम करने के लिए पूरा इसका रोटेशन लगातार होने चाहिए, 360 डिग्री घूमते रहना चाहिए, घूमते, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज जो भी हो। ठीक है, तो उसके लिए स्प्लिट रिंग का होना जरूरी है, ताकि वो करंट का डायरेक्शन को हर एक रोटेशन के बाद चेंज करता रहे, मेंटेन करता रहे, है ना। ओके, उसके बाद है दो ब्रशेस, जिसको कार्बन ब्रशेस बोलते हैं। कार्बन ब्रशेस ग्रेफाइट के बने होते हैं, ग्रेफाइट के फाइब्रस जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमारे नीचे के सर्किट के वायर से अटैच होते हैं और स्प्लिट रिंग पे बस टच होते रहते हैं। स्प्लिट रिंग घूमता रहता है और उसको टच करता रहता है लगातार, ऑल टाइम, ये हमारा कार्बन ब्रश, और उसी टच करने से करंट फ्लो होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर है,
तो उससे करंट फ्लो होता है। अगर कुछ और हम लोग प्लास्टिक वगैरह यूज करते हैं तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होता है। ओके, देन ये एक्सल है। एक्सल यानी एक रॉड जैसा कोई स्ट्रक्चर जो मशीन के बीच में हिस्से में होता है और उसके चारों तरफ मशीन हमारा घूमता है। तो ये हमारा स्प्लिट रिंग के बीच में खोसा हुआ है एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर जिसको एक्सेल बोलते हैं। ठीक, जैसे कि गाड़ी के पहिए में बीच में सेंटर में जो होता है वो एक्सल है, या पंखे के अंदर देखेंगे तो एक रॉड जैसा होता है, उसके अराउंड मशीन का मोटर घूमता है, तो वो एक्सल होता है ना। तो वो चीज़ हो गई। देन बैटरी है, स्विच वगैरह है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन, इसको शॉर्ट में बताएंगे। देन उसके लास्ट में आएंगे वर्किंग ऑफ मोटर। मोटर कैसे काम करता है, मोटर कैसे काम करेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, चालू करेंगे, कहीं पे उसका प्लग इन करेंगे, है ना। कोई भी मशीन लेंगे, पंखा मान लीजिए, टेबल फैन है, टेबल इलेक्ट्रिक फैन है, तो पहले प्लग इन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, करंट फ्लो किया। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम लोग बैटरी ऑपरेटेड का बात कर रहे हैं, डीसी मोटर की बात हो रही है, एसी मोटर की नहीं। एसी मोटर में क्या होगा, करंट लगातार चेंज करता रहता है अपना रास्ता। ठीक है, तो उसको अभी नहीं पढ़ना है कोर्स में, केवल डीसी मोटर के बारे में बात करना है। तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो करेगा, हमको पता है डायरेक्ट करंट का सप्लाई मिल रहा है, तो किधर से किधर करंट फ्लो करेगा ये हमको दिखेगा। करंट यहाँ से मूव करेगा, ब्रश 1 से जाएगा स्प्लिट रिंग 1 में। अगर स्प्लिट रिंग 1 यहाँ पे है, यहाँ तो मैंने रोटेशन उल्टा कर दिया था, तो स्प्लिट रिंग 2 में जाएगा। मान लीजिए मैंने ऐसे ही बनाया, तो ब्रश 1 से स्प्लिट रिंग 2 में गया करंट, और स्प्लिट रिंग 2 किससे कनेक्टेड है, हमारा इस आर्मेचर के सीडी वाले साइड से। तो यहाँ पे करंट गया, करंट ऊपर गया, लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, करंट के लिए ऊपर का डायरेक्शन ये उंगली करेंगे, जिस तरफ करंट जा रहा है उधर ही हमको ये बीच की उंगली करनी है, क्योंकि ये करंट को शो करती है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ऊपर कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो गया पहला उंगली, और थंब हमारा अंदर की तरफ। अंदर की तरफ का मतलब है कि ये जो हिस्सा है सीडी हिस्सा, ये नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, फोर्स जो क्रिएट होगा उसकी वजह से नीचे जाएगा। ठीक, अब फिर सी से बी तक जा रहा है करंट, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के एकदम पैरेलल है। तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अगर करंट रहेगा तो देयर विल बी नो फोर्स एंड हेंस देयर विल बी नो मोशन, कोई भी मोशन नहीं होगा। फिर करंट आएगा बी से ए। अब बी से आ रहा है, करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। करंट अब क्या है, नीचे की तरफ, तो हम लोग करंट के डायरेक्शन की तरफ ही अपना बीच वाला उंगली करेंगे। करंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर, और थंब हमारा बाहर की तरफ। थंब बाहर की तरफ यानी हमारा आर्मेचर का जो हिस्सा है या रेक्टेंगुलर वायर का हिस्सा जो है ऊपर उठेगा। ठीक है, तो ये हिस्सा हो गया ऊपर उठ गया, और इस पूरे आर्मेचर के साथ स्प्लिट रिंग भी रोटेट होता रहेगा। तो स्प्लिट रिंग इधर S1 इधर आ जाएगा, S2 उधर आ जाएगा, लगातार इस तरह से रोटेशन चलता रहता है। ये एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हम लोगों ने जो अरेंजमेंट किया है उसमें एंटी क्लॉकवाइज ये मशीन घूम रहा है। अगर हम लोगों ने यहाँ पे बैटरी का जो स्ट्रक्चर है, मतलब टर्मिनल्स है, इधर प्लस किया होता है इस साइड और इधर माइनस, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज होता है। तो वो चेंज हो सकता है, क्योंकि करंट फिर इधर से फ्लो करके इधर रिटर्न होके आता है, लेकिन इधर इस केस में इधर से करंट फ्लो करके इधर आ रहा है। दैट इज वाई यहाँ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। ऐसे हमारा है पार्ट, और वो घूमे जा रहा है लगातार। ठीक है, सो दैट्स इट, यही हमारा इलेक्ट्रिक मोटर था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान से वीडियो को देखिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और बहुत ही जितना ज़्यादा हो सके शॉर्ट में ही इसको लिखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इसके अगर क्वेश्चन आएंगे तो 4-5 मार्क्स के एटलीस्ट आएंगे। उसमें आपको डायग्राम, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग सभी चीज़ें लिखनी रहेंगी इन शॉर्ट, यानी सभी चीज़ों को मेंशन करना है, लेकिन थोड़े थोड़े में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, जनरेटर क्या होता है और वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ओके, थैंक यू।